नमस्कार दोस्तों, सारांश स्कॉलर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने पिछले वीडियो में हमने आपको वह जन्मभूमि मेरी सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित इस कविता की व्याख्या आपको बताई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको इस कविता से संबंधित 10 बिंदु बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। अगर इस कविता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आंसर आता है आपको लिखने के लिए, या फिर व्याख्या में भी आपको इन 10 बिंदुओं से बहुत मदद मिलेगी। तो इसको आप ध्यान से सुनिए। इसको हम आपको डिटेल में भी बताएंगे, और अगर आपको ज़रूरत लगती तो आप इसको कहीं नोट करके रख भी सकते हैं, जिससे कि जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसमें से देख लीजिए। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य आकर्षक और उसका अतीत गौरवशाली है। इस कविता में कवि ने क्या वर्णन किया है? इसकी प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया कि इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत आकर्षक है। पूरी कविता में जगह जगह जैसे कवि ने बताया है कि इसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में बहता हुआ हिंद महासागर है, और इसकी पहाड़ियों में नित्य झरने बहते रहते हैं, और झाड़ियों से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, आमों के बागों से कोयल की मधुर ध्वनि सुनाई देती है ना। तो ये सब जो है वो क्या है, इसकी प्राकृतिक सौंदर्य को बताता है। और उसका अतीत गौरवशाली है। ये कहाँ पे बता रहा है कवि? जब कवि यहाँ पे बताता है ना कि यहाँ पे श्री राम ने जैसे महापुरुष ने जन्म लिया, सीता माता जैसी महिला ने यहाँ पे जन्म लिया, और क्या नाम है, श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष ने यहाँ पे जन्म लिया है। तो इसलिए इसका जो अतीत है वो बहुत गौरवशाली है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय आकाश चूमता है, और इसके दक्षिण में स्थित हिंद महासागर इसके चरणों को चूमता है। इस लाइन के माध्यम से कवि यहाँ पे क्या बता रहा है, इसकी भौगोलिक चित्रण दे रहा है कि उत्तर में क्या है, हिमालय है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इसको जो है कवि अपनी कविता के माध्यम से भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहा है। गंगा यमुना सरस्वती इसकी शोभा बढ़ाती है, और गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ हमारे देश में बहती हैं। मलयगिरी से आने वाली शीतल मंद सुगंधित पवन सभी को उल्लसित कर देती है। और मलयगिरी कहाँ, वहाँ पे चंदन के पेड़ ज़्यादा होते हैं मलय पर्वत पर। तो वहाँ से जो हवा बह करके आती है बहुत ही शीतल होती है, सुगंधित होती है। सुगंधित क्यों होती है? कि उसमें चंदन की महक आती रहती है। और मंद मंद यानी बहुत आराम से बहती है। ऐसा नहीं कि तेज हवा के थपेड़े आए, बल्कि शीतल और मंद गति से वो हवा बहती है, जिसमें कि हर कोई आनंदित हो जाता है। पर्वत की चोटियों से बहते झरने, चिड़ियों की चहचहाहट और आम की अमराइयों का सौंदर्य देखते बिनता। यहाँ पे भी जो कवि है वो भारत की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। इसी भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जनक नंदिनी सीता ने जन्म लिया है। ये भी क्या है, यहाँ की गौरवशाली अतीत का वर्णन कर रहा है कि मतलब इसका जो अतीत है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है। इसी धरा पर श्री कृष्ण ने अपनी मुरली सुनाई, कुरुक्षेत्र के मैदान में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। इसी देश में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और समस्त संसार को दया और अहिंसा का संदेश दिया। कवि ने भारत की पुण्यभूमि, स्वर्णभूमि, युद्धभूमि, बुद्धभूमि कहकर संबोधित किया है। क्यों भारत को पुण्यभूमि क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऐसे पुण्य महात्माओं ने जन्म लिया है, इसलिए ये पुण्य की भूमि है। स्वर्ण भूमि क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी उर्वरा है कि उससे जो है फसल पैदा होती है, वो मानो सोना उगल रही है। युद्ध भूमि क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण, यहाँ पे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, और श्री कृष्ण ने जो है वो गीता का उपदेश दिया था, इसलिए युद्ध भूमि है। और बुद्ध भूमि इसलिए क्योंकि महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष ने यहाँ पे जन्म लेकर के पूरे विश्व में अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और देश को, अपने देश के गौरव को दूसरे देशों तक फैलाया। भारत भूमि हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि भी है। इसलिए यह मेरी जन्मभूमि इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे जन्म लिया है, और मातृभूमि इसलिए है क्योंकि माता के समान हमारा भरण पोषण करती है, और माता के समान ही ये हमें पूजनीय है, इसलिए ये हमारी मातृभूमि है।